अगला पॉइंट है जर्मनी का एकीकरण। 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट संसद की असफलता के बाद उदारवादी निराश हो चुके थे। इसी बीच प्रसा के प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का संकल्प लिया। ऑटो वान बिस्मार्क जो है प्रसा, अब यहाँ एक चीज़ और समझना जरूरी है कि जर्मनी जो है एकीकरण से पहले कई राज्यों में बटा हुआ था। इसको हम नक्शे में देखने का प्रयास करें कि जर्मनी किस तरह से बटा हुआ था। ये जो है 1866 से पहले का जो है मैप है जर्मनी का, जिसमें देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है प्रसा, ये इलाका प्रसा है, ये बावेरिया है, ये हनोवर का प्रांत है और ये राइनलैंड का क्षेत्र है। इस तरह से आप देखिए कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पूरा हुआ बटा हुआ, जिसमें से ये 4 प्रमुख जो है इसको हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अभी देखिए ये पूरी जर्मनी नहीं है। जर्मनी प्रसा एक अलग राज्य है, बावेरिया अलग राज्य है, राइनलैंड अलग राज्य है, हनोवर अलग राज्य है, ठीक। और इसमें से भी अभी बहुत सारे प्रांतों पर जो है ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का और रूसी साम्राज्य का ही अधिकार बना हुआ है, ठीक। तो ये इस तरह से पूरा था, ये था जो कि बटा हुआ था, ठीक। फ्रैंकफर्ट संसद की असफल हो गया तो प्रसा जो राज्य था उसके प्रधानमंत्री थे ऑटो वान बिस्मार्क, जिन्हें जर्मनी के एकीकरण का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के ये पितामह हैं। इनकी नीति थी रक्त और लौह की नीति। बिस्मार्क की नीति को क्या कहते हैं? रक्त और लौह की नीति। इसके लिए उन्होंने सेना और नौकरशाही की मदद ली, यानी कि जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क ने सेना और नौकरशाही की भी मदद ली। 1848 ईस्वी में जर्मन क्षेत्र कई राज्यों में बटा हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा, जैसे प्रसा हो गया, बावेरिया हो गया, हनोवर हो गया तथा राइनलैंड आदि। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, प्रसा, यहाँ प्रसा नहीं होगा, ये होगा डेनमार्क। यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को युद्धों में पराजित कर संपूर्ण जर्मन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यानी कि 1866 से लेकर 1871 के बीच बिस्मार्क ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ युद्ध किया, डेनमार्क के साथ युद्ध किया और फ्रांस के साथ युद्ध किया। और इन युद्धों के परिणाम स्वरूप जो है जर्मन क्षेत्र के जो अलग अलग राज्य थे, वहाँ जहाँ पर जो है इन विदेशी शक्तियों का अधिकार था, उन सबको पराजित किया और उसे प्रसा में मिला लिया। आगे 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साय के शीश महल में जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेनापतियों और प्रसा के अन्य मंत्रियों के साथ बिस्मार्क ने एक सभा का आयोजन किया। यानी कि जब बिस्मार्क ने जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे जो है साम्राज्यवादी शक्तियों को पराजित किया, तो उस पराजित करने के बाद 18 जनवरी 1871 में उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें कौन कौन लोग शामिल थे? जर्मन राज्यों के राजकुमार, जर्मन कई राज्यों में बटे हुए थे, जर्मन क्षेत्र कई राज्यों में बटा हुआ था, तो उन राज्यों के जो राजकुमार थे, सेनापति थे वहाँ के, और प्रसा के जो मंत्री थे, प्रसा राज्य के जो मंत्री थे और प्रधानमंत्री बिस्मार्क भी, इस सभा में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा ने प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम को जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। यानी कि कुछ इलाकों को जो है बिस्मार्क ने युद्ध के माध्यम जीता और बाकी सारे राज्यों ने आपस में एक सहमति बना करके पूरे जो जर्मन क्षेत्र है उसको एक राष्ट्र के तौर पर तब्दील किया। और 1871 में विश्व के नक्शे पर एक नया देश उभर कर आया, जिसे हम लोग आज जर्मनी के नाम से जानते हैं, ठीक। अब दूसरी जो देश है जहाँ पर राष्ट्रवाद का प्रभाव रहा, वो है इटली। इटली का एकीकरण। जर्मनी की भांति इटली भी अनेक राज्यों में विभाजित था, जहां अधिकांश राज्यों पर हर्ट्जबर्ग साम्राज्य का शासन था, ठीक। इसको हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से राज्य थे जो वहाँ पर। ये देखिए, ये है इटली। ये उस समय की इटली है जब उसका एकीकरण नहीं किया गया था। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें कई सारे राज्य बटे हैं, जिसे देख लीजिए,
लंबार्डी हुआ, वेनेसिया हुआ, सार्डिनिया हुआ, टस्कनी हुआ, मेडोना हुआ, पार्मा हुआ, पेपल राज्य हुआ और सिसिली द्वीप हुए। इस तरह से ये भी कई छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, ठीक, जिस पर किसी जो है विदेशी ताकतों का अधिकार हुआ करता था। एकीकरण के बाद आप ये देखेंगे मैप में किस तरह से ये देखिए अलग अलग थे सारे जो अलग अलग राज्य थे, और एकीकरण के बाद जो है ये पूरा का पूरा जो है आप देखेंगे इसमें ये पूरा एक हो गया, इसे इटली के नाम से जाना गया। तो उसको देखते हैं कैसे क्या हुआ इटली के एकीकरण के बारे में। अधिकांश राज्यों पर हर्ट्जबर्ग साम्राज्य का शासन था। केवल सार्डिनिया पिडमांट पर इतालवी राजवंश का शासन था। ये बहुत सारे जो मिसप्रिंट हैं उसको वो यहाँ जो लिखा हुआ है सभी रुकिए दिखा रहे हैं आपको। ये सार्डिनिया पिडमांड है। सार्डिनिया पिडमांड पर इतालवी राजवंश का शासन था। इटली के उत्तरी क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। जो उत्तरी क्षेत्र वहाँ पर के कौन कौन सा अधिकार था? ऑस्ट्रिया साम्राज्य का। ये जो है ये ऑस्ट्रा जो लिखा है ये है ऑस्ट्रिया। मध्य क्षेत्र में पोप का और दक्षिणी क्षेत्र पर स्पेन का शासन था। यदि हम क्षेत्र के आधार पर देखें तो उत्तरी क्षेत्र जो था वो ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के अधीन था। मध्य क्षेत्र जहाँ वो पोप शासन करते थे, जो वहाँ का धार्मिक अधिकारी होता है, ईसाई धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी होता है पोप, तो वहाँ पर धार्मिक अधिकार था। और नीचे जो है दक्षिणी हिस्से में वहाँ पर स्पेन का अधिकार बना हुआ है। 1830 के दशक से प्रारंभ होकर 1861 ईस्वी तक में इटली का एकीकरण हुआ। इटली के एकीकरण में 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान है जो निम्नलिखित थे। 1830 के बाद से ही लगातार जो है इटली के एकीकरण पर कार्य किया जाता रहा और 1861 में जाकर ये काफ़ी हद तक पूरा हुआ। लेकिन इसका इटली के एकीकरण की पूर्णता जो है जब रोम को इटली में शामिल किया जाता है इसके साथ पूरा था, जो कि 1870 में है। लेकिन हम लोग 1861 में जो इटली एकीकरण को ही यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते इटली का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एकीकृत हो चुका था रोम को छोड़। आगे देखते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उसमें से पहला नाम है जिस्पी मेत्सनी, ज्यूसेपे मेत्सनी, ठीक, ये नाम है पहले जो व्यक्ति हैं जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया था। मेत्सनी ने इटली के एकीकरण का प्रारंभ किया। उसने अपने गुट यंग इटली और यंग यूरोप की मदद से क्रांति द्वारा इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु अपेक्षित सफलता नहीं मिली। मेजनी का हम लोगों ने इससे पहले भी क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजनी ने किस तरह से क्रांति के दम पर इटली के एकीकरण का प्रयास किया था, जिसमें उसके 2 महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से थे? यंग इटली और यंग यूरोप। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है काउंट काबूर, ठीक, काउंट काबूर। क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के बाद सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री काउंट काबूर ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर 1859 ईस्वी में कई राज्यों पर अधिकार कर लिया। ठीक, काउंट काबूर जो कि कहाँ का प्रधानमंत्री था? सार्डिनिया पिडमांट का। सार्डिनिया पिडमांट उस समय इटली का ही एक राज्य था, इटालवी क्षेत्र का ही एक राज्य था सार्डिनिया पिडमांट। वहाँ का प्रधानमंत्री था काउंट काबूर। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य पर आक्रमण किया और 1859 ईस्वी में कई राज्यों पर अधिकार कर लिया। ठीक, जैसे हम लोगों ने मैप में देखा था। नीचे फिर से एक बार हम आपको दिखा दें कि ये इलाका, ये देखिए, ये है सार्डिनिया पिडमांट का, ये जो आप ये वाला इलाका देख रहे हैं ये सार्डिनिया पिडमांट है। और ये इलाका जो है लंबार्डी, वेनेसिया वगैरह पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो यहाँ पर उन्होंने आक्रमण करके कई राज्यों पर जो है अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं। अब तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी दक्षिणी इटली का जननेता था। उसने स्वयं सेवकों का एक
संगठन बनाया था जिसे लाल कुर्ती संगठन कहा जाता है। गैरिबाल्डी जो है एक जन नेता थे, एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने साधारण जनता का नेतृत्व करते थे। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसे लाल कुर्ती संगठन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग, उनका जो वस्त्र था, उनका जो पोशाक थी, वो लाल कपड़े पहनते थे, इसलिए इस संगठन को ही लाल कुर्ती संगठन कहा जाता था। इसी संगठन की सहायता से 1870 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने सिसिली द्वीप पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर ये जो डेट है ये 1807 ना होकर के 1860 है। ठीक, 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने सिसिली द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा स्पेनिश सैनिकों को पराजित कर दिया था। ठीक, जो दक्षिण हिस्सा हम लोगों ने देखा था वो सिसिली द्वीप था, अभी मैप में हम आगे देखेंगे भी। इस प्रकार 1861 में सार्डिनिया के सम्राट इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया गया। 1861 में सार्डिनिया के जो सम्राट थे इमैनुअल द्वितीय, सम्राट का क्या नाम था? इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार इटली का भी एकीकरण पूर्ण हुआ। लेकिन इटली का एकीकरण पूरी तरह से जो है तब संपन्न होता है जब रोम को 1870 में इटली में मिला लिया जाता है। आगे देखते हैं ब्रिटेन का एकीकरण। ब्रिटेन का एकीकरण किसी क्रांति अथवा उथल पुथल का परिणाम नहीं था। अभी हम लोगों ने जो दो क्रांतियों के बाद दो देशों में एकीकरण के बारे में पढ़ा, चाहे वो जर्मनी का हो चाहे वो इटली का, हम लोगों ने वहाँ देखा तो वहाँ क्रांतिकारी उथल पुथल हुए थे, लोगों को युद्ध करने पड़े थे, कूटनीतिक जो है चालें चलनी पड़ी थी, जिसकी वजह से वो लोग एकीकृत हुए थे। लेकिन ब्रिटेन का एकीकरण ऐसी कोई किसी उथल पुथल किसी क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन कई जातीय समूहों में विभाजित राज्य था, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड शामिल थे। यानी कि इंग्लैंड जो है अलग अलग, वहाँ भी अलग अलग राज्य थे, जिसमें से कौन कौन थे? इंग्लैंड था, जो है स्कॉटलैंड था, वेल्स था और आयरलैंड थे। ये अलग अलग राज्य हुआ करते थे उस समय। लंबे टकराव और संघर्षों के बाद 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ, जिसे हम आज यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, इस प्रकार से ब्रिटेन का जो है एकीकरण किया गया, इन सारे राज्यों को आपस में मिला लिया गया और सब जो है ब्रिटिश संसद के अधीन से अपने जो है आ गए। ये देखिए, ये है सिसिली द्वीप, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सिसिली द्वीप कौन सा, ये सिसिली द्वीप थे जहाँ पर स्पेनियों का अधिकार था, जहाँ पर गैरिबाल्डी ने आक्रमण करके अधिकार किया था, आंदोलन करके। तो यही एकीकरण की कल्पना। अब एक नया टॉपिक है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। ठीक, कैसे, क्योंकि अभी हम लोगों जो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने बताया था कि राष्ट्र एक जो है विचार है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है। लेकिन ये बात हर एक व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए, उसमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए उसे एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या था, यानी कि कैसे राष्ट्र को लोगों ने भौतिक वस्तु के तौर पर तब्दील करने का प्रयास किया, कैसे उन्होंने राष्ट्र को दिखाने का प्रयास किया कि देखिए ये राष्ट्र है। ठीक, इसमें हम आगे देखते हैं। राष्ट्र को मूर्त रूप में व्यक्त करने के लिए कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया। उस समय राष्ट्र को नारी रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक, उस समय जो है राष्ट्र को नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। आपको याद होगा पिछली कक्षा में भी हमने अमूर्त विचारों को व्यक्त करने के लिए रूपों का प्रयोग का अध्ययन किया था। ठीक, कक्षा 9 में जब हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कानून की देवी और टूटी हुई जंजीर स्वतंत्रता का प्रतीक, तलवार आक्रमण का प्रतीक, और जो है स्वतंत्रता की देवी हाथ में मशाल लिए हुए, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पे जो है उन अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने के लिए कुछ प्रतीकों का, कुछ रूपों का प्रयोग किया गया है। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि
राष्ट्र को जो है मूर्त रूप देने के लिए नारी स्वरूप का जो है प्रस्तुत किया गया। देखिए यहाँ कुछ चीज़ है, जैसे स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर आज़ादी का प्रतीक तथा आंख में पट्टी तथा हाथ में तराजू लिए महिला कानून का प्रतीक थी। 19वीं शताब्दी में राष्ट्र को मूर्त रूप में व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया गया। फ्रांस में मारियान, जर्मनी में जर्मेनिया तथा इटली में इतालविया का अंकन किया गया। ठीक, यहाँ पर जो कुछ नाम है, जैसे फ्रांस को राष्ट्र में व्यक्त करने के लिए क्या उसे बताया गया, मारियान। ठीक, मारियान का चित्रण किया गया। जर्मनी में उसे क्या कहा गया, जर्मेनिया, और इटली के लिए इटालविया। जैसे देखिए हम लोग समझने के बाद, जैसे हम लोग कहते हैं ना भारत माता। ठीक, भारत चूँकि राष्ट्र है, उसको कोई व्यक्ति तो नहीं है, कोई महिला तो नहीं है, लेकिन उसको हम लोगों ने एक मूर्त रूप में व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है और उसे हम भारत माता कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पेड़ पर बैठे रहते, हाथ में तिरंगा लिए हुए एक महिला का अंकन किया जाता है, जिसे हम लोग अक्सर जो है भारत माता का कहते हैं। इसी तरह से फ्रांस में जो है मारियान कहा जाता था, जर्मनी में उसे जर्मेनिया कहा जाता था और इटली में इटालविया का जो है कहा जाता था। इन राष्ट्र प्रतीकों को सार्वजनिक चौराहों पर स्थापित किया जाता था ताकि जनता अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से अपने राष्ट्र के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके। और ये सारे जो प्रतीक चिन्ह हैं, इनको सार्वजनिक चौराहों पर लगाए जाते थे ताकि लोग इसको देखें और अपने राष्ट्र के साथ आत्म जो है तादात्म्य स्थापित कर सके, उसके साथ जो है प्रगाढ़ता का अनुभव कर सकें। तो ये था राष्ट्र राज्य की दृश्य संकल्पना के बारे में। अभी आपको नीचे ये देखिए, ये है मारियान की जो है मूर्ति। इसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह से जर्मेनिया जो है, आप जब चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे थे तो उस चैप्टर में जो पहली मूर्ति बनी थी वो जर्मेनिया की थी। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है साम्राज्यवाद और बाल्कन समस्या। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में राष्ट्रवादी विचार बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में राष्ट्रवादी विचार जो है सीमित हो गया था। राष्ट्रवादी विचारधारा का जो प्रभाव था वो सीमित हो गया था। प्रत्येक देश दूसरे देश से लड़ने के लिए तैयार रहता था। राष्ट्रवाद की विचारधारा के स्थान पर साम्राज्यवादी विचारधारा प्रबल होने लगी थी। यहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधारा के सीमित और संकुचित होने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ जो शुरुआती दौर में राष्ट्रवाद की भावना थी, तो हर एक क्षेत्र को, हर एक राज्य को जो है वो एक राष्ट्र के तौर पर तब्दील, उसके जो है विकास करने में, उसे राष्ट्र बनने में जो है एक देश दूसरे देश की सहायता करते थे। लेकिन अब इस समय तक आते आते 19वीं शताब्दी के जो आखिरी चरण थे वहाँ तक आते आते लोग जो है अब दूसरे देशों पर अधिकार करने का प्रयास करने लगे, न कि उसे एक राष्ट्र के तौर पर विकास करने का प्रयास, जिसे हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं। यानी कि एक देश दूसरे देश पर अधिकार करने का प्रयास करने लगा था। 1871 में यूरोप का बाल्कन क्षेत्र तनाव का क्षेत्र बन गया था। ठीक, 1871 में जो है बाल्कन क्षेत्र जो है वो तनाव का क्षेत्र बन गया, जिसमें बाल्कन क्षेत्र के आसपास जो है बाल्कन प्रायद्वीप में जो है कौन कौन से देश आते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, मेसिडोनिया तथा क्रोएशिया जैसे देश शामिल थे। बाल्कन क्षेत्र पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, किंतु ऑटोमन साम्राज्य के विघटन तथा राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण क्षेत्र के अधिकांश देश स्वतंत्र होने जाते थे। इसके लिए वह एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे। दूसरे देशों को कमजोर करने के लिए इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंततः यह प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। जब ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा, साथ ही साथ राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रवादी भावना का जो है विकास हो रहा था, तो वहाँ के जो छोटे छोटे देश थे, जैसे जिसमें आप देखें रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया जैसे जो छोटे छोटे देश हैं, ये सब आपस में स्वतंत्र होना चाहते थे। ठीक, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता के समय जो है इसमें इतनी क्षमता नहीं हुआ करती थी कि ये विद्रोह करके स्वतंत्र हो पाएँ। तो ऐसे में दूसरा देश इनकी जो है सहयोग करते थे। इस प्रकार जो शक्तिशाली देश थे वो लगातार इन देशों को स्वतंत्रता के नाम पर लड़ाते थे और बहुत सारे युद्ध हुए, एक देश को दूसरे देश से लड़ाते थे।
और उस पर अपना अधिकार बनाए रखते थे। और ये प्रक्रिया इतनी ज़्यादा हुई कि आगे चल कर के इसने प्रथम विश्व युद्ध को जो है जन्म दिया। ठीक, तो ये रहा पूरा चैप्टर जो संक्षेप में हम लोगों ने चर्चा किया है। इसके ये कुछ प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं जिसको आपको याद हो कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछा भी जा सकता है इसमें से। और ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।